आज हम एक ऐसी यात्रा की कहानी जानेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली वजह से, हमारे खाने में थोड़े से स्वाद की चाहत से। जरा सोचकर देखिए, 15वीं सदी का यूरोप। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपके खाने की मेज पर है बस बेस्वाद उबला हुआ मांस। हर रोज वही का वही फीका खाना। यही वो बेस्वादी थी जिसने एक ऐसी भूख को जन्म दिया जिसे सिर्फ दूर देश के मसाले ही शांत कर सकते थे। देखिए, उस जमाने में काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते थे, वो सोने चांदी से कम नहीं थे। ये अमीरी की निशानी थे और मांस को सड़ने से बचाने का एक जरूरी जरिया भी। सीधी सी बात है, मसाले वो जादुई चीज थी जिसके लिए पूरा यूरोप किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मसालों के पूरे व्यापार पर अरब व्यापारियों का कंट्रोल था। मतलब वो भारत से मसाले कौड़ियों के दाम पर लाते और यूरोप में मुंह मांगी सोने की कीमतों पर बेचते थे। यूरोप के राजा इस खुली लूट से तंग आ चुके थे और वो किसी भी तरह इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो सवाल ये था कि करें तो क्या करें। जमीन का रास्ता तो ताकतवर उस्मानिया साम्राज्य ने बंद कर रखा था, एक तरह से एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। और समंदर का तो नाम सुनकर ही रूह कांप जाती थी। लोगों का मानना था कि समंदर में आगे जाने पर दुनिया खत्म हो जाती है और वहां बड़े बड़े समुद्री राक्षस जहाजों का इंतजार करते हैं। इसी लाचारी ने उन्हें उस अनजाने खौफनाक समंदर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां असली दुश्मन कोई देश या सेना नहीं, बल्कि खुद बेरहम समंदर था। एक ऐसा कातिल जो बिना चेतावनी दिए पूरे के पूरे जहाजों को निगल जाता था। सोचिए, जब वास्को डी गामा की जहाज लिस्बन बंदरगाह से निकले तो किनारे पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि मातम था। लोग ऐसे रो रहे थे मानो किसी की शव यात्रा निकल रही हो। उनकी नजरों में ये जहाज पर सवार नाविक पहले ही मर चुके थे। वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे थे। लेकिन समंदर के तूफानों से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन तो जहाज के अंदर ही छिपा हुआ था, एक खामोश कातिल। महीनों तक ताज़ा खाना न मिलने की वजह से स्कर्वी नाम की एक भयानक बीमारी फैल गई। सोचिए, पहले मसूड़ों से खून, फिर दांत ढीले होकर गिरने लगते और फिर पूरे शरीर पर बदबूदार घाव हो जाते। जहाज अब जहाज नहीं रहे थे, वो तैरते हुए ताबूत बन चुके थे। हर रोज अपने साथियों की लाशों को समंदर में फेंकते फेंकते बचे हुए नाविकों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने बगावत कर दी। वास्को डी गामा को घेर कर वो गिड़गिड़ाने लगे, कप्तान, हमें नहीं चाहिए मसाले, हमें बस अपनी जान प्यारी है, हमें जिंदा घर लौटना है। लेकिन वास्को डी गामा तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने जो जवाब दिया वो किसी पागलपन से कम नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली, जहाज पर दिशा बताने वाले जितने भी उपकरण और नक्शे थे सबको उठाया और एक एक कर समंदर में फेंक दिया। और फिर गरजते हुए कहा, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदर ही हम सबकी कब्र बनेगा। उसके इस पागलपन ने विद्रोह को कुचल कर रख दिया। आखिरकार वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचे, एक ऐसी जगह जिसे तूफानों का अंतरीप कहा जाता था। ये वही जगह थी जहां से पिछला समुद्री खोजी बार्थोलोम्यू डियाज डरकर वापस लौट गया था। पहाड़ों जैसी ऊंची लहरें उनके जहाजों को खिलौनों की तरह पटक रही थीं। लग रहा था जैसे आसमान और समंदर मिलकर उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। पर वास्को डी गामा की जिद के आगे तूफान को भी घुटने टेकने पड़े। और फिर मौत के साथ उस लंबी लड़ाई के बाद एक सुबह सब कुछ बदल गया। तूफान थम चुका था, आसमान बिल्कुल साफ था और उन्होंने खुद को एक एकदम नए, शांत और अनजाने समंदर में पाया। ये था हिंद महासागर। वो मौत के जबड़े से निकलकर एक नई दुनिया में आ चुके थे। महीनों की तकलीफों के बाद एक दिन अचानक हवा में एक मीठी सी महक आने लगी। चंदन, इलायची और काली मिर्च की मिली जुली खुशबू। ये भारत की सुगंध थी। और जब सुबह की धुंध छटी तो उनकी आंखों के सामने वो नजारा था जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर कालीकट। वो पहुंच गए थे। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ जो उस वक्त की दो अलग अलग दुनियाओं के फर्क को साफ दिखाता है। वास्को डी गामा ने वहां के राजा ज़ैमोरिन से मुलाकात की और उन्हें तोहफे दिए, कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद।
ये देखकर ज़ैमोरिन का पूरा दरबार ठहाके मारकर हंसने लगा। मैं जिस देश में सोने और हीरों की कोई कमी ना हो, उनके लिए ये तोहफे किसी कबाड़ से कम थोड़े ही थे। खैर, ज़मोरन ने अपनी मेहमान नवाजी दिखाई और उन्हें व्यापार करने की इजाजत दे दी। लेकिन वास्को डी गामा की आंखों में अब दोस्ती की चमक नहीं थी, बल्कि लालच था। उसने भारत को एक दोस्त या पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे खजाने की तरह देखा जिसे जीतना था, जिसे लूटना था। उन्होंने अपने जहाज़ों में जितना हो सका उतना कीमती मसाला भर लिया। घर वापसी का सफ़र भी उतना ही जानलेवा था, लेकिन इस बार उनके पास एक मकसद था। उनके जहाज़ों में अब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ खजाना था जो पुर्तगाल की किस्मत बदलने वाला था। और जब वो लोग आखिरकार पुर्तगाल पहुंचे तो जो हिसाब किताब हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। इस पूरी यात्रा का सारा खर्चा निकालने के बाद भी उन्हें अपनी लागत का 64 गुना मुनाफा हुआ। जी हाँ, 64 गुना। ये एक ऐसी रकम थी जिसने पूरे यूरोप के राजाओं की रातों की नींद हराम कर दी। ये खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैली। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, यूरोप का हर बड़ा देश अब भारत का समुद्री रास्ता चाहता था। अचानक एक होड़ सी मच गई। समंदर जहाज़ों से भर गए और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, भारत। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नए रास्ते की खोज नहीं थी। ये उस युग की शुरुआत थी जो आने वाले इतिहास को खून और आंसुओं से लिखने वाला था। कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए जो समंदर का दरवाज़ा खोला था, वो दरवाज़ा असल में एक आफत का पिटारा साबित हुआ। ये यूरोप के लालच, उसकी क्रूरता और उसके साम्राज्यवाद के लिए एक खुला न्योता बन गया, जिसने आने वाली कई सदियों तक दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालात बहुत तेजी से बदले। जो सफ़र शांतिपूर्ण व्यापार के लिए शुरू हुआ था, वो जल्द ही तोपों और किलों की लड़ाई में तब्दील हो गया। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। अब उन्हें सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, अब वो पूरी सोने की चिड़िया को ही पिंजरे में कैद करना चाहते थे। भारत का वो समुद्री तट जो कभी पूरी दुनिया के व्यापारियों का प्यार से स्वागत करता था, अब एक जंग का मैदान बन चुका था। मसालों की मीठी खुशबू की जगह अब बारूद की तीखी गंध ने ले ली थी, और व्यापार के नकाब के पीछे लूट का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने भारत को खोखला कर दिया और यूरोप के खजानों को भर दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हम इस कहानी को किस तरह याद रखें। क्या ये एक बहादुर खोजकर्ता की कहानी है जिसने दो दुनियाओं को मिलाया, या फिर ये एक क्रूर लुटेरे की कहानी है जिसने गुलामी और साम्राज्यवाद का दरवाज़ा खोला? खोज और लूट के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर कहाँ होती है? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबा हुआ है।